हेलो एवरीवन। थोड़ी डिले हुई है बिकॉज ऑफिशियल वर्क के चलते मैं कहीं बिजी था। तो लेट से ही सही मैं अपनी बातें स्टार्ट करता हूं और आपके जितने भी क्वेरी और क्वेश्चंस होंगे आप मुझे भेजते रहिएगा ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन और आपको मार्गदर्शन दे सकूं, ताकि ये लॉकडाउन में आपको तैयारी में कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें यह पूछा जा रहा है कि जो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो चूँकि जो नॉर्थ इंडिया के होते हैं और जिनकी बैकग्राउंड बिल्कुल हिंदी होती है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनका ना कल्चर होता है ना वो इंग्लिश बोलते हैं, जिसके चलते इंग्लिश की एक समस्या होती है। बट फ्रेंड्स, ये सही है कि इंग्लिश जो है वो हिंदी और दूसरे जो लोकल लैंग्वेज है उससे ज़्यादा ईजी होता है। तो आप इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने मैं एक बुक लेके भी आया हूँ। रेन मार्टिन की एक बुक्स आती है जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत ही पिक्चराइज किया गया है, पिक्चर के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। तो रेन मार्टिन की बुक्स को आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो जहाँ भी इंग्लिश की आपकी समस्या है, स्पेशली जो एसएससी पीओ या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको जो समस्या होती है उसका निदान जो है वो रेन मार्टिन की ही एक बुक्स है जिसमें आपको मिलेगी। लेकिन यह मैं नहीं कहूँगा कि इसके अलावा जो दूसरी बुक्स आती है आप उसको पढ़ते रहें। नो, केवल ओनली वन जो है इसकी ट्रांसलेशन और ग्रामर की बुक है उसी को आपको देखना है ताकि इंग्लिश जो आपकी समस्या है उसका निदान हो सके। एंड फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बिना इंग्लिश का आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना हो तो आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी इंग्लिश के बारे में आपको जानना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी समस्या रहेगी। इंग्लिश कोई ऐसा नहीं होता है कि माइंड में आप ट्रांसलेट करें, क्योंकि माइंड में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल आपके जबान पे होता है। जैसे अगर कोई आपके आके कंधे पे एक बार हाथ मारता है तो आप क्या बोलते हैं, फट से आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें आप बोलते हैं। तो कुछ कुछ जो आपके इंग्लिश के जो सेंटेंसेज है उसको आप स्टार्ट करना शुरू करें। हर दिन कम से कम 5 ऐसे सेंटेंसेज को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि 6 मंथ के बाद आपके पास बहुत ऐसे स्टॉक हो जाएंगे, ऐसे वोकैबुलरी हो जाएंगे जिससे कि आप इजीली जो है आप इंग्लिश को टैकल कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो है एक बिल्कुल कला है, आर्ट है। इंग्लिश के लिए बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप टेंस को जानते हैं, टेंस के बाद अगर आपको इंग्लिश को समझना है तो सिंपल सा होता है कि आप किस तरह से डीड का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, एंड देन प्रीपोजिशंस जो होते हैं उसको कैसे यूज करेंगे। तो 5-6 चैप्टर ही होता है जिसमें कि आपकी इंग्लिश के सारी चीज़ें जो है उसमें आती रहती है। तो इंग्लिश की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि इंग्लिश के कुछ अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं, अच्छे जो सेंटेंसेज है जो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में, तो वो उसके लिए भी अलग से हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो आप उससे भी अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। बट विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है कि आप जो है अपने करियर को अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं। और इंग्लिश से जितना भागेंगे वो आपको इतना पीछा करेगा, क्योंकि जब एक बार आप क्लियर भी कर जाते हैं तो बहुत सारे लेटर्स जब आपको ड्राफ्ट करना होता है तो इंग्लिश में ही करना होता है फ्रेंड्स। और कई बार होता है कि आपको मीटिंग्स में भी जब बोलना होता है तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो एक ग्रुप बनाइए, उसमें प्रैक्टिस शुरू करिए और अपने इंग्लिश को मजबूत करिए। इंग्लिश के लिए भी अलग से हम अपनी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपके इंग्लिश की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेट से शुरू किया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे हैं जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके लूँगा और उनके जो तमाम तरह की जो क्वेरीज है, उनके जो इंक्वायरी है उसको हम पूरा करेंगे और आपको हम निश्चित रूप से सक्सेस कराने में एक मेंटर के रूप में अपना रोल जो है वो निभाना चाहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं समराइज़ करके सभी क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूंगा। जहां तक बुक लिस्ट का सवाल है तो बुक लिस्ट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे बुक लिस्ट के लिए अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। इवन कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको जल्दी ही बुक के सिलेबस और उसके जो सिलेबस के साथ साथ जो बुक के लिस्ट हैं वो सब आपको अवेलेबल होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। जिस भी लैंग्वेज में आप प्रीफर करेंगे उस लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
एक समस्या आती है कि लॉकडाउन है, कहीं बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बुक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको लिंक देंगे जिससे कि जहाँ से आप अपने बुक को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड करके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लेंगे। सभी ने गुड मॉर्निंग कहा है, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू जुड़ने के लिए, अपने क्वेश्चंस करने के लिए। सभी ने क्वेश्चंस किए हैं, नीतीश, विशाल, अभय सिंह, राकेश कुमार यादव, दीपक कुमार एंड संजीव कुमार, राम बाबू सिंह, मोहम्मद सैद, कुमार धीरज। बीपीएससी सिलेबस, अच्छा बीपीएससी के लिए अलग से हम एक पूरा का पूरा सेशन आपका लेंगे जिसमें कि बीपीएससी की पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। और वीक में 4 से 5 बार मैं जुड़ने वाला हूं आप लोगों के साथ, लाइव आने वाला हूं, जिससे कि आपके तमाम तरह के जो क्वेरीज है उस सबको हम सोल्व करेंगे। चंदन कुमार गुड मॉर्निंग, सैम्स गुड मॉर्निंग, शाहनवाज गुड मॉर्निंग, राकेश यादव, रजनीश कुमार, सुदर्शन, संजीव, मोहम्मद परवेज, शुभम सिंह, संजीव कुमार, पवन प्रियदर्शी, शांतनु पटेल। सभी का क्वेश्चन जो है अलग अलग है, सभी को हम बिल्कुल एक सिनॉप्सिस के रूप में आपके क्वेश्चंस को लेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। कुछ दिलचस्प बातों की तरफ हम चलते हैं जहां से आपको कुछ जानकारियां मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि तैयारी को किस लेवल तक ले जाना है और तैयारी को किस तरह से हम आपको आगे बढ़ाना है। पिछले भी मैंने सेशंस में आपको बताए थे कि आप अपनी स्टडी को हमेशा चेंजिंग के साथ आप देखिए। बुक्स को चेंज करने के बजाय अपने रूम के जो स्टडी टेबल है उसको चेंज करिए, डायरेक्शन चेंज करिए, आप जो सोते हैं उस जगह को भी चेंज करिए। पढ़ने का जगह जो है, कभी आप स्टडी रूम में, कभी घर के छत पे, कभी बालकनी में चेयर लगा के बैठ के पढ़िए। उससे आपकी गेनिंग जो पावर है वो बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। याद की जो समस्या होती है उसका समाधान जो है इस तरह से कर सकते हैं। आप जो भी पढ़े उसके बारे में थिंकिंग जरूर करें। थिंकिंग के बाद रिटेन बहुत ज़रूरी है। आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद ना हो, क्योंकि एक बार आपने याद कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाए तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे पढ़ाने के लिए तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको जो है वो मोटिवेशनल थिंग्स के अलावे भी आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी हो। मेरा केवल यह एम है कि आपको मैं एक तो गाइड करूं, आपको मोटिवेट करूं और साथ ही कैसे पढ़ना है वो भी देखना है, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन टॉपर और सिलेक्ट वही होते हैं जिनका जो रणनीति होता है बिल्कुल अचूक होता है, सटीक होता है, जिसके चलते वो सिलेक्ट होते हैं। होने वाले न होने वाले में ज़्यादा का कोई गैप नहीं होता है। लेवल अगर देखा जाए तो बहुत कम का अंतर होता है। नहीं होने वाले का ऐसा नहीं होता कि वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं होने वाले का जो नॉलेज लेवल होता है होने वाले से कई बार ज़्यादा होता है। बट प्रेजेंटेशन एंड एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या ध्यान रखा है उस पर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। एग्जामिनेशन के दरमियान क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पे भी आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन जब आपके आने वाले हैं और या पोस्टपोन्ड हुए हैं और एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यूट्रिशियस पौष्टिक फूड लेना है, क्योंकि पौष्टिक फूड लेंगे तभी आपका माइंड जो है वो सही रूप से काम कर पाएगा, फिजिकली आप फिट रहेंगे। पौष्टिक भोजन के साथ साथ आप चाहें तो A to Z आप इसकी एक टैबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कभी मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप मल्टीविटामिन बिल्कुल बरसों तक लेते रहें। आप एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले लेंगे तो आपको बूस्टअप होगा, ये काम ये कर सकते हैं। दूसरा, जब एग्ज़ाम के करीब पहुँचते हैं तो कभी भी फ्रेंड्स के साथ आप तर्क वितर्क या कोई भी ग्रुप डिस्कशन ना करें, इससे आपके कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होंगे। तीसरी बात होती है कि आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन तो कहीं कमज़ोर नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन सेट है उसको बनाएं। अगर आप मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कतई ही आप लिखने में प्रैक्टिस करके टाइम किल ना करें। आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन के दरमियान किन किन बातों का ध्यान रखना है।
समय से पहले आपको सोना शुरू करना होगा। नाइट में जो आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको याद रखना है कि 11 से 12 के बीच सोना है, मॉर्निंग 6 से 7 जगना है। दोपहर में सोने की जिनकी आदतें हैं उनको छोड़ देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब आपकी आदत होगी दोपहर में सोने की और एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाएंगे, दैट टाइम आपको सुस्ती आएगी, आप 5 क्वेश्चंस कम बनाएंगे। तो अभी से अपनी जो हैबिट्स है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हैबिट्स को चेंज करना है तो वो भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। 2 तरह की चीज़ें होती है। अगर हैबिट्स को चेंज करना है तो 22 डेज अगर किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आपके हैबिट में आ जाता है। लेकिन अगर 63 डेज अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके नेचर में आ जाता है। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप मॉर्निंग में 6 बजे जगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन आपको तकलीफ होता जाएगा, लेकिन सर्टेन डेज अगर 22 डेज 23 डेज के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप ना चाहते हुए भी मॉर्निंग में 6 o'clock आप जगना शुरू कर देंगे और आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह से एक्सरसाइज, वर्कआउट या योगा जो आप करते हैं अगर उसको करना शुरू करेंगे तो आपको 22 से 23वें दिन आपको लगेगा कि ये मेरे जीवन के लिए नेसेसरी हो गया है। और अगर आप 63 दिन तक अगर इस काम को करते हैं तो आपके लिए यह होगा कि आप 63वें दिन जो है आपको लगेगा कि ये मेरे नेचर में आ गया है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन फिर से अगर आप उसको कंटिन्यू करते हुए अगर आपने एक बार सोच लिया कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, एग्जाम हो गया है, तो सम टाइम्स धीरे धीरे आप फिर से वापस रिवर्स गियर में चले जाते हैं और फिर आपकी आदतें जो है वो पुराने धर्रे पे चली जाती है। तो हैबिट से नेचर तक जाने में जो सफ़र होता है वो बिल्कुल 30 दिन का होता है, 30 से 40 दिन का, और फिर से वापस आपको रिवर्स गियर में आने के लिए उतना ही समय होता है। तो एक बार अपनी आदतों को ठीक करेंगे तो आपके लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, अपने स्टडी के लिए भी अच्छा होगा। तो इस तरह से हम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। पिछले भी सेशन में मैंने बताया था कि टालने की प्रवृत्ति जो है वो सब में होती है। टालने की प्रवृत्ति हर मनुष्य में होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि हाँ मॉर्निंग में कहा गया कि भाई आज ये प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन लाने जानी है या फिर योजना की बुक्स लानी है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं चलो इवनिंग में जाएंगे, इवनिंग में लेके आएंगे। बट अगर इवनिंग में अगर समय 5:30 हो जाता है तो 6 o'clock तक खुली रहती है दुकानें, तो आप नहीं जाएंगे। या जब हम लोग स्टडी करते थे तो पहले जो प्रतियोगिता दर्पण की प्रतियां आती थी सबसे पहले हम चले जाते थे, स्टेशन पे चले जाते थे। कई बार जहाँ पे उनका होता था घर, वहाँ से मुझे सबसे पहले आप दीजिए, क्योंकि मुझे सबसे आगे निकलना है, सबसे पहले पढ़ना है। ये प्रवृत्ति अगर रहेगी, कई बार तो मैंने दुकान भी खुलवाए हैं रात के 10 बजे 11 बजे। अगर मुझे लगा कि इस बुक्स की नीड है तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसा दिलवा के भी दुकानें खुलवाई है। और रात में चूँकि मुझे पढ़ना है, मेरी एक इच्छा है कि आज ही मुझे पढ़ना है, कल तो लाइफ में कभी नहीं आता। एंड टुडे मेक्स टुमारो, आज ही कल का निर्माण करता है। आज जो हम पढ़ेंगे वही मेरा कल अच्छा होता चला जाएगा। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि चलो आज तो नहीं हो सकता है, कल करेंगे, कल नहीं होगा परसों होगा, उसके बाद फिर अगले महीना होगा, फिर अगले साल होगा, और आप उम्र के उस दहलीज पे पहुंच जाते हैं जब आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, आपका एज ख़त्म होने लगता है, और फिर आपको लगता है कि चलो अब तो मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं। तो ऐसा होता है। जिस दिन आप समझ लेंगे कि आज और अभी मैं आपके साथ लाइव हूँ, ना मेरे लाइफ में वापस आने वाला है ना आपके लाइफ में वापस आने वाला है, और जो समय को बर्बाद करता है उसको समय बर्बाद कर देती है, फिर हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ अगर उसको आप अच्छे से समझेंगे, आज आप उसको अच्छे से अपने अंदर डाइजेस्ट करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश यह है कि जितने भी वैसे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जिनको गाइड करने की एक समस्या है, गाइडेंस उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, या उनको कोई सीनियर्स नहीं है, गांव में बैठा हुआ, सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ, वैसे सभी स्टूडेंट को मदद पहुंचाना जो मेरी बातों को सुनकर समझ सकते हैं। और यह सेशन केवल IAS, IPS, BPSC, SSC और नेट JRF के लिए नहीं है, ये उन सभी छात्रों के लिए है जो अभी
9th क्लास में है, बोर्ड एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, 10+2 में है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जो ग्रेजुएशन में है, या जो 7th 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं कर रहा हूँ, जो अभी से अगर ये स्टूडेंट अपनी आदत बना लेंगे तो वो लाइफ टाइम आगे बढ़ेंगे और कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करना उनके लिए ईजी होगा। तो ये सेशन केवल कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे कंसंट्रेट नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे जो स्टूडेंट का पूरा समूह है, चाहे किसी भी क्लास का हो, उस सबके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। तो मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करिए और उसको फॉलो करिए, तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही रहेगी। साथ ही मैं कंटिन्यू मोटिवेशन के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर बिल्कुल ही अचूक आपको गाइड करूंगा, ताकि आप जल्दी सक्सेस हो, आपको लेट ना हो। जब भी एग्ज़ाम दे आप हमेशा यह सोचें आपका यह अंतिम चांस है। आपके पेरेंट्स ने कहा है, नहीं भी कहा है तो भी सोचें कि यह मेरा लास्ट चांस है जिसमें मुझे अपना पूरी की पूरी तैयारी करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ने का भी तरीका मैंने लास्ट टाइम बताए थे। पढ़ने के जो तरीके होते हैं, आप करते हैं स्टडी के बाद यदि आपने थिंकिंग नहीं किया उस स्टडी पे, आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। और थिंकिंग के बाद आपने राइटिंग नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्रोसेस होता है पढ़ाई का। कोई भी, अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी बुक्स हो, कोई भी गाइड हो, अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, थिंकिंग करिए, फिर सोचिए क्या क्या क्वेश्चंस है, रिट्राइव करिए, खुद से क्वेश्चन निकालिए, खुद से उस बुक से पूछिए कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, एंड देन उस पर राइटिंग करिए, यानी कि लिखिए। तो कोई भी एग्जाम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये 3 प्रोसेस आप करते हैं, क्लियर ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक सीट भी होगा, और अगर मेरे मेथड से आप पढ़ाई करेंगे, 1 वीक में आपके कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाएंगे और आप सक्सेस होंगे। क्योंकि पढ़ने का जो तरीका होता है वो महत्वपूर्ण होता है। पढ़ते सभी हैं, सक्सेस वो होते हैं जो अलग तरीके से पढ़ते हैं, टेक्निकली साउंड होते हैं, सही रणनीति के साथ पढ़ते हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसे शॉर्टकट मेथड नहीं है जिससे कि आप सक्सेस कर जाएं। बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, आपकी माली हालात ठीक नहीं है, आप बड़े कोचिंग क्लासेज में नहीं जा पा रहे हैं, अभी आप चाहते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और देन फिर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो माली हालात को आप पॉजिटिव लीजिए कि एक मौका मिला है, आप सेल्फ मेड बनिए और यह समझिए कि मुझे खुद से ही करना है। आप चाहे तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पटना कॉलेज में ग्रेजुएशन में, तो मैंने बीपीएससी के किताब लिख डाले थे, जीएस के भी किताब लिखे थे, साइंस टेक्नोलॉजी के किताब लिखे थे, बिहार स्पेशल की बुक्स मैंने लिखी थी, ज्योग्राफी की बुक्स लिखी थी ऑप्शनल के लिए, हिस्ट्री की ऑप्शनल की बुक लिखी थी, सीडीपीओ भी उस समय एग्ज़ाम हुए, सीडीपीओ के एग्ज़ाम, टोटल 7 बुक्स मैंने लिखे थे। और लिखना क्या था, हमने जो पढ़ाई की थी उसको पॉइंट वाइज हमने रखा था, उसको मैंने अरेंज किया, फिर वापस जो है प्रिंटिंग के लिए रीअरेंज किया, फिर मैंने प्रूफ रीडिंग किए और फिर जो है बुक के रूप में शेप में सबके सामने आया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जब बीपीएससी एग्ज़ाम भी दिया था और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम 3rd वाला, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मेरा एज कम होने के चलते इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया था, क्योंकि डीएसपी के लिए भी उसकी एज थी 22, बैक से लिया जाता, जब मेरी एज जो थी वो 21 ईयर्स थी, 1 साल कम होने के चलते, जबकि मेरे मार्क्स हाईएस्ट थे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो मैं जब सेंटर पे एग्ज़ाम के लिए गया था तो 90% जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे सभी के हाथ में मेरी बुक्स थी। तभी मैं समझ गया था कि मेरे बुक से लोग पढ़ के अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं लिखा हूँ, तो इसलिए मैं बेटर कर सकता हूँ। तो हमेशा एक कदम आगे बढ़ना है, दूसरे से आगे बढ़ना है, तब आप जो है सक्सेस होंगे।
क्योंकि बिल्कुल एक साथ एक झुंड में रहेंगे और सबसे आगे नहीं होंगे तो आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लाखों में है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए लाखों में है, बट सीरियस स्टूडेंट की बहुत कमी है। आप इस बात को मानिए, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट जो है उनकी संख्या केवल 20% होती है। 80% जो है, एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है फांकी मारना। फांकी मारते रहते हैं, बस तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का क्या डायरेक्शन है कोई मतलब नहीं है, कैसे पढ़ना है नहीं मतलब है। आप पूछेंगे क्या कर रहे हो बाबू? कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कई ऐसे तो हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि आईएएस की तैयारी बोल के ही खुश होते हैं कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं सीना चौड़ा करके, बट कोई पीटी आज तक नहीं हुआ। वो कौन सी तैयारी है जिसमें पीटी और आपका रिजल्ट नहीं होता है, और पछतावा बाद में होती है कि मैंने तैयारी की थी मेरा नहीं हुआ। तो ऐसी तैयारी पे लानत है, जो तैयारी आपको सक्सेस नहीं दिलवाता हो, वो तैयारी किस बात की है। सोशल मीडिया आने के बाद आप सभी के सभी मैक्सिमम काम क्या करते हैं आपको पता है? मॉर्निंग से इवनिंग और पूरी रात तक जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारे चीज़ों पे लगे रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ के लिए यह सोशल मीडिया एक स्वीट पॉइजन है जो धीरे धीरे आपको मार रही है। लेकिन आप बोलेंगे कि आप भी तो सर फेसबुक से जुड़े हुए और हम लोग को गाइड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ हुआ जिसको हमको यूज करना है। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग अभी आप जो कर रहे हैं वो सकारात्मक उपयोग है। अदरवाइज बहुत सारे पेज को आपने लाइक करके रखा है, गरम गरम मसाले दे रहे हैं, कुछ न्यूज आ रहे हैं, ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि तड़का लगा के कुछ भी कहे जा रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा है? ना एग्जाम में पूछा जाता है, ना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। और सोशल मीडिया का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया सामाजिक, और सामाजिकता मेरे हिसाब से तब होती है जब आप जो आपको बनना होता है बन जाते हैं, शादियां हो जाती है आपकी, शादियां नहीं शादी हो जाती है आपकी, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब आप सामाजिक होते हैं। उससे पहले सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज करने की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ को यूज करना है। और पढ़ते समय जैसे ही इधर आपका हुआ व्हाट्सअप का टुनटुनिया बजा कि व्हाट्सअप पे मैसेज, और हाथ में ही मोबाइल होता है 24 घंटा, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? लेकिन जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि 80% तो उसी में बिजी है। कम से कम 20% जो मेरे से गाइड हो रहे हैं वो लोग तो तैयारी कर लीजिए। सब लोग अगर पढ़ाई करता होता तो आपका एग्जाम और टफ हो जाता फ्रेंड्स। तो ये तो अच्छा है, भले वो लोग बिजी है अपना सोशल मीडिया में, तुम थोड़ा सा समय दोगे आप सक्सेस हो जाओगे। तो मैं कहता हूँ हर चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए। आप वो सब वीडियो देखिए जो आपको मोटिवेट करता हो, वो वीडियो देखिए जो आपको गाइड करता हो, वो वीडियो देखिए जो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देता हो। आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में वो उन सब बातों को ध्यान रखिए जो आपको गाइड किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों और ऐसी मटेरियल्स पे ध्यान न दीजिए जो आपको मिसगाइड करता हो, जो आपको मनोरंजन तो करता हो, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैसेज न्यूज़ वगैरह होता है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा लोगों को नहीं होता है। इसकी वजह यह होती है कि कुछ भी लोग कोई भी कुछ भी परोस के चला जाता है, और हम लोग करते क्या हैं, बस फॉरवर्ड कर देते हैं, ना उसको वेरीफाई करते हैं ना देखते हैं, बस फॉरवर्ड कर देते हैं। और उससे क्या हुआ है कि हमारे जो यूथ हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है एग्रेसिवनेस आई है। एक बहुत एग्रेसिवनेस ये आई है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हैं, सरकार के अगेंस्ट में लिखते हैं, अधिकारी के अगेंस्ट में लिखते हैं, अपने सोसाइटी के अगेंस्ट में लिखते हैं, किसी जाति विशेष के किसी धर्म विशेष के बारे में लिखते हैं। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो उसी तरह से डेवलप होता जाता है, और आप अपनी स्टडी, अपने एग्जाम्स के बजाय आप कुछ और चीज़ में लग जाते हैं। ये अगर करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्वीट पॉइजन कब आपको मार दिया, कब आपका समय निकल गया। सो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि मेरे सेशन का ये तीसरा चरण है फेसबुक पेज पर, जिसमें अभी आप लोग 783-84 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में देख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि मैं सही डायरेक्शन में युवाओं को, यूथ को लेके जाऊं।
यूथ को सही डायरेक्शन देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राज्य और राष्ट्र के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप ही कल को बनेंगे ब्यूरोक्रेट, आईएएस आईपीएस बनेंगे, आप ही बनेंगे टीचर, आप ही बनेंगे प्रोफेसर, आप ही बनेंगे पॉलिटिशियन मैन, और आप ही बनेंगे मंत्री, आप ही बनेंगे सीएम, आप ही बनेंगे पीएम। सब आप ही जब बनने वाले हैं, तो अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तभी आप देश को आप कुछ दे सकते हैं। धरती का बोझ बनने का कोई मतलब नहीं है। धरती का बोझ तो लोग होते हैं, लेकिन अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी ने आपको पाला है, तो आपका क्या मतलब है इस औचित्य तैयारी का या बाकी चीज़ों का। और जिनको जो बनना है उसको तैयारी करनी चाहिए। लाइफ एक बार मिलती है, और लाइफ का हैप्पीनेस और लाइफ में जो बनना है, अगर आप उसको अचीव करते हैं तभी आप जो है अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। पेरेंट्स को आप खुश करते हैं, सोसाइटी को, अपने समाज को, मोहल्ले को, राज्य को, सभी को आप संतुष्ट करते हैं, खुद भी आप खुश रहते हैं। आप जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब आप खुश रहेंगे, हैप्पी मूड में पढ़ाई करेंगे, तो हैप्पीनेस का जो मूड होता है, पॉजिटिव जो मूड होता है, वो आपको एक अलग एनर्जी देता है। आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद होते जाता है। घर का माहौल भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा रोल करता है। अगर आप इत्र लगे हुए फ्रेंड के साथ रहेंगे या इत्र के साथ, परफ्यूम के साथ रहेंगे, आपको परफ्यूम मिलता रहेगा, यानी कि फ्रेंड जैसा होगा आप उस तरह से आप ढलते जाएंगे। अगर गंदे लोगों के साथ रहेंगे, गंदी बदबू आएगी, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, आपकी स्टडी का लेवल क्या होगा, आपका अपना ग्रुप का निर्माण करना पड़ेगा, चाणक्य की नीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जब एक बार आप सक्सेस हो जाएंगे, फिर पूरी की पूरी लाइफ बची हुई है आपको एंजॉय करने के लिए, सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए, और सामाजिक काम से लेकर जितने तरह के आप काम करना चाहते हैं उसको करने के लिए। कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी से ही सामाजिक हो जाते हैं। सोसाइटी ठीक नहीं है, पूरा का पूरा करप्शन है, देश किस दिशा में जा रहा है, चाइना का क्या रोल है, यूएस का क्या रोल है, कोरोना का क्या है, दिन रात कोरोना के बारे में चाइना को गाली दे रहे हैं। इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। आप पढ़ेंगे तो भला होगा, अदरवाइज अगर आप डिस्ट्रक्टिव वर्क, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। और बाद में मैं जो कह रहा हूँ उसको आप याद करेंगे कि मैंने सही समय पे आपको जगाया है कि आप जग जाइए, सही डायरेक्शन में जाइए, प्रिपरेशन करिए, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में अचीव करिए, बट संतुष्ट कभी मत होइए। एक बार अगर आप टीचर बन गए हैं या प्रोफेसर बन गए हैं तो ऊपर देखिए, टीचर बने हैं, फिर आप नेट जेआरएफ करिए, फिर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके का अनुसरण करते हैं आपका। आप पढ़ेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं किसी के घर जाऊँ, किसी से मुझे मिलना है, और मैं यह बोलूँ कि भाई ज़रा उनको बुला के लाओ अपने पापा को, पापा अंदर से सिखाएंगे बच्चा को, बोल दो नहीं है। तो यह क्या आप कल्चर्ड कर रहे हैं बच्चों को, क्या नर्चर कर रहे हैं बच्चों को। अभी से आपने सिखा दिया कि झूठ बोलो। हमारे बिहेव से बच्चे सीखते हैं, और ये छोटे बच्चों का नहीं, बड़े बच्चों का भी यही रोल होता है। इसीलिए आपको अगर अच्छे नागरिक बनना है तो आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई से लेकर सभी चीज़ करने होंगे। हमारे एक वाक्य, हमारे एक जो सेंटेंसेज है, हमारे एक सेंटेंस या हमारी कोई भी ऐसे वर्ड जो होते हैं वो हमारे चरित्र को बताता है, हमारी पूरी लाइफ स्पैन में क्या हम करने वाले हैं सब चीज़ों को बताता है। कभी भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमेशा संयमी जीवन जीना चाहिए और संयम के साथ पढ़ाई करना चाहिए। अति उत्साह और अति निराशा ये दोनों ही जीवन के लिए सही नहीं है। अति उत्साह में आप कहते हैं बस मैं आईएएस बन जाऊंगा, 5 दिन तक बैलून में हवा भरा रहता है, 6ठे दिन से उसमें से एयर निकलना शुरू होता है, 15वें दिन जब आप मिलेंगे तो बोलेंगे ओहो हो फिर से तैयारी करना है। तो ये अप एंड डाउन्स जो है आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। उससे फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको कहते हैं अति उत्साह और अति निराशा, जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे से होगा नहीं होगा, घर का प्रॉब्लम्स है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कोई भी आज के दौर में इंसान नहीं है
जो पूरी तरह से खुश है और उसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो। आप अपने अंदर देख लीजिए, जितने भी मेरे जो मुझे देख रहे हैं, मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप खुद देखिए, सबकी समस्या है, मेरी भी समस्या है, सबकी समस्या होती है, लेकिन समस्या को साइड करके आपको आगे बढ़ना होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख और दुख जो है अपनी मनोव्यथा है, मनो की दशा है। मनोदशा है मतलब हम चाहेंगे कि अभी खुश होना है तो हम कुछ खुशी की चीज़ों को खींच के लाएंगे जो बहुत कम होते हैं, और दुखी होना होगा तो हम खुद ही निकाल लेंगे। दुख होने के बहुत सारे बहाने होते हैं, दुख होने के बहाने निकाल लेंगे। और जो दुखी होने के जो लोग जो हमेशा दुखी में रहना चाहते हैं, उनके पास बहाने की कमी नहीं होती है, और जो खुश रहना चाहते हैं उनके पास भी बहाने की कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जितना आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी स्टडी को रख पाएंगे, सही लाइन पे चलेंगे, आप अपने लाइफ को जी पाएंगे और आप उसको सफल करा पाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स ने लिखे हैं, सर मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं और मेरे बात को एग्री भी कर रहे हैं, 100% सही की बात कर रहे हैं, सबको थैंक्स। बट जो मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया है उससे आप सीखिए, और हमेशा जो है आप उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जीवन में जब आप उतारेंगे तब आपको इसका बेनिफिट्स जो है मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन जो है बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन। जैसे बीपीएससी के सिलेबस के बारे में अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप डिटेल्स आपको बताऊंगा। यूपीएससी का सिलेबस और बुक्स के लिस्ट भी आपको 2 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरे डिटेल्स जो है मिलेंगे। और आज 3 बजे से मैं यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ भी अगर किसी के क्वेश्चंस रह जाएंगे, अगर कुछ पूछना होगा तो मैं यूट्यूब चैनल, अपने जो मेरे चैनल है उस पर भी मैं लाइव 3 बजे से आने वाला हूँ, तो वहाँ भी आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो आज का वैसे भी शेड्यूल था कि फेसबुक पे भी मुझे लाइव आना था और यूट्यूब पे भी, तो यूट्यूब पे 3 बजे से मैं आऊँगा, और हर सैटरडे संडे को मैं आता ही हूँ 3 बजे से यूट्यूब पे। इसके अलावा जब भी आपकी नीड होती है और ऑफिस से जब भी मुझे फुर्सत होती है, क्योंकि मेरा पहला काम है ऑफिशियल वर्क करना, अगर उससे मुझे जब भी छुट्टी मिलती है, समय मिलता है, मैं आपको समय निकाल के आपको पढ़ाता हूँ। तो जितने तरह के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थैंक यू सबको, सिंपी आनंद सहित सबको। जिया वारिस ने भी क्वेश्चंस किए हैं, अच्छा वो भी देख लेंगे। सुजीत सिंह के भी क्वेश्चंस हैं, निर्मल कुमार हैं, संतोष चौधरी हैं, सबके क्वेश्चंस जो है बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। और सभी कितना पढ़ाई करें, कितना घंटा में पढ़े, अब अभी आप लोग जो है ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऊर्जा आपको मिली है, तो ऊर्जा को आपको सही डायरेक्शन में ले जाना है, और जो हवा मैंने भर दी है बैलून में वो निकलनी नहीं चाहिए। 1 साल अगर आप उस हवा को, बैलून के हवा को रोक के रख लेंगे, आप IAS बन जाएंगे ये मेरा दावा है, क्योंकि यही चीज़ जो है, यही कमजोरी जो है हर स्टूडेंट की होती है कि वो कंटिन्यूटी नहीं होती है, प्रेरणा जो है वो कभी अप एंड डाउन्स होता है, यानी कि आपका मोटिवेशन अप एंड डाउन्स होते हैं, और आप कभी खुश होते हैं, कभी लगता है हो जाएगा, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी की कमी होती है, जिसके चलते दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके जो शिक्षक नियोजन को लेकर आ रहे हैं, सभी ने थैंक्स बोला है, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक्स। सबको लव यू बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मेरा भी बहुत सारा प्यार है आप सबके साथ। तो बहाली को लेकर जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अंत में आपको इसका जवाब दूंगा और मैं आपसे बातें करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पहले आप मिले होते। देखिए, जब जागो तभी सवेरा, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है कि, और सक्सेस का मैं बताता हूँ, IAS बनने के लिए या कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए ये नहीं है कि आप 23 साल में बने हैं या 33 साल में बने हैं, होना महत्वपूर्ण होता है। अगर पहले हो गए द बेस्ट, लेट से भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन हो जाना चाहिए। तो हम पहले नहीं मिले या पहले हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं ये कोरोना का एक हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके जा रहे हैं कि कोरोना में आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं, आपसे बातें अपनी शेयर कर रहे हैं। कोरोना नहीं होता, कोविड नहीं होता, तो शायद लॉकडाउन में मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अपनी तैयारी में मस्त होते, आपकी तैयारी चलती होती।
तो कहीं ना कहीं ये कोरोना के आने से चलते मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, पहले नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। अभी से आप तैयारी करिए, जब जागो तभी सवेरा, पहले और अंत कभी नहीं होता है। अभी आपने ठान लिया, अपने कमर कस लिए कि मुझे बनना है, मुझे कुछ भी करना है, तैयारी प्रॉपर वे में ले जानी है, आप अभी से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए कोई शुभ समय नहीं होता है। अभी का समय अभी का शुभ समय होता है और अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये मत सोचिएगा कि कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे, नो नो नो, आप अभी से स्टार्ट करिए, कुछ पढ़ना शुरू करिए, सिलेबस देखना शुरू करिए, लेकिन आप कभी कल से मॉर्निंग से मत सोचिए। और बहुत सारे लोगों की ईद होगी तो ये नहीं कि ईद के बाद पढ़ेंगे, आप ईद के दरमियान भी पढ़ेंगे। और आपको बताऊं मैं, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, यह वो समय होता है जब लोग घूमते हैं, घर जाते हैं, उस समय मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता था। क्योंकि तब जो है हॉस्टल में या लॉज में कोई नहीं होता था, तो काफ़ी पीस टाइम होता था, उसमें मैं ज़्यादा पढ़ता था। और मैं यह सोचता था कि सभी के सभी बिजी हैं, इन सब फेस्टिवल में मुझे सबसे आगे निकल जाना है, यही तो समय है जिसमें मुझे आगे निकलना है। यानी कछुए की चाल जो है, खरगोश जो है वेट कहीं ना कहीं जो है वो विश्राम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप हर चीज़ को, अपनी प्रिपरेशन को अगर मेरी नज़रिए से आप देखेंगे, उसके हिसाब से बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें मैं कर रहा हूँ जो आपको पिन करेगा और आपको सक्सेस करने के लिए एक मंत्र देगा, आपको एक सक्सेस टिप्स देगा, जिससे कि आप सक्सेस हो सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट पढ़ने प्रेम लाउ एंड प्रदीप, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बताइए। ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रदीप आप अच्छी है, स्कोरिंग पेपर है, और मैंने कल के सेशन में बताया भी था, कल मैं आपके साथ रूबरू हुआ था यूट्यूब अपने चैनल पे, जिसने बताया था कि आप मैप के साथ पढ़ाई करेंगे, और ऑक्सफोर्ड मैप के बारे में भी डिटेल्स मैंने बताए थे। अगर आप नहीं देख पाए होंगे, अगर आप मिस किए होंगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, आप वहाँ से देख लीजिए कि ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और ज्योग्राफी के लिए कैसे स्टडी करनी है, मैप के साथ कैसे स्टडी करनी है, डिटेल्स पूरा का पूरा जो है उस पर कवर किया गया है। तो आप वहाँ से देख लेंगे। बुक्स के नाम अगर नोट डाउन करने में दिक्कत होगी तो आप अपने वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके बढ़ा के नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरे हिस्ट्री के भी ऑप्शनल है, वो भी मैंने बताए हैं। फिर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऐसा ना लगे कि आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ज्योग्राफी की अगर ऑप्शनल की बात करते हैं तो सविंदर सिंह की आप इन्वायरमेंट, सविंदर सिंह की आप फिजिकल ज्योग्राफी, काशीनाथ सिंह की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चंदना की पॉपुलेशन, दीक्षित की थॉट्स, माजिद हुसैन की थॉट्स, बंसल की सेटलमेंट एंड मामूरिया गोपाल सिंह की जो बुक्स है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बस इतनी सी बुक्स आपको देखनी है। हिस्ट्री की बात करें तो केसी श्रीवास्तव, डीएन झा की बुक्स आप पढ़ेंगे। इसमें एंशिएंट में मेराइवल के लिए आपको पता है कि वर्मा की बुक आती है, 2 वॉल्यूम में आती है, उसको आपको देखना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा, बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा की बुक, बस। और एनसीईआरटी की 6 से 12 क्लास की बुक पढ़ेंगे, आपकी सभी की सभी जो हिस्ट्री ऑप्शनल है वो कवर हो जाता है। फिर आपको मैंने ज्योग्राफी का ही बता दिया है, वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। जीएस की पूरी लिस्ट भी मैंने आपको बता रखा है, आप वहाँ से बुक्स का पूरा सिलेक्शन करिए और वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। और कंटिन्यू जो है मैं आपको बताता रहूँगा, इसीलिए मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक और फॉलो ज़रूर करिए। उसका फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं उस पर कुछ भी नोटिफिकेशन डालूंगा आपको मिल जाएगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन अगर मिस करता है और मैं आपका जवाब नहीं दे पाता हूं, आप बाद में मेरे को मैसेज करेंगे मेरे पोस्ट के साथ, तो मैं आपको उसका कवर कर लूँगा और उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट पे है, इकोनॉमिक नेट जेआरएफ पे है, इकोनॉमिक नेट जेआरएफ में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों होता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आपने यूनिवर्सिटी में पीजी में किया होगा, उसी सिलेबस को आपको टारगेट करना है। और 200 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। और पूरा का पूरा जो नेट जेआरएफ का होता है वो 3 घंटे का होता है और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। और अनब्रेकेबल यानी कि बिना ब्रेक के आपका एग्जाम होता है 3 घंटे का। पहला जो होता है उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, आईसीटी से सहित सभी तरह के 10 यूनिट हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसके लिए उपकार गाइड और लॉन्गमैन की किताब को आप पढ़िए, वहाँ से आपके पूरे के पूरे गाइड होंगे। स्पेक्ट्रम की भी एक अच्छी सी गाइड आई है, मैंने देखा है, आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस को करेंगे,
आपको नेट जीआरएफ में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कुछ पूछना है, आपको लगता है कुछ सब्जेक्ट में हम कुछ जानना है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी बुक्स को प्रीफर करेंगे, अगर उसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो। थैंक्स सभी को, थैंक यू सो मच। बहुत ही आप लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, आप सबको अच्छा भी लग रहा है, सार्थक आप मेरा प्रयास को आपने सार्थक बताया है। जो भी हमारे सीनियर्स हैं या हमारे जो गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर मेरी वीडियो को दिखाएं ताकि अभी से ही वो मोटिवेट हो, क्योंकि अगर हम अच्छा सीड डालेंगे तभी हमारे पास अच्छा पौधा लगेगा। बच्चों को अभी से ही अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाएंगे तो बच्चे में अभी से प्रेरणा आएगी। बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आए हैं जिसमें कि बता रहे हैं कि जब से आपके वीडियो देखा है बच्चे हमारे कहते हैं मैं आईएएस बनूंगा, मैं तैयारी करूंगा। मैं बहुत खुश होता हूं कि अगर बच्चों में अभी से अब मन में आ गया कि मुझे बनना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मेरे दादाजी बताते थे कि अगर नौकरी करनी है तो आईएएस की नौकरी होती है, बाकी कोई नौकरी नहीं होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हर नौकरी जो है गवर्नमेंट सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। एक टीचर्स भी राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए बच्चे ही बाद में आईएएस बनते हैं। अगर मैं कुछ भी हूँ तो अपने टीचर के चलते हूँ। जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया, प्राइमरी टीचर्स मेरे कपिल देव महतो से लेकर सुभाष सिंह से लेकर जितने भी मेरे टीचर रहे हैं, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, उन लोगों ने मुझे गाइड किया, पढ़ाया, जिसके चलते हूँ आज मैं कुछ भी हूँ, अपने टीचर के चलते हूँ। सो टीचर जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं, क्योंकि टीचर जैसा चाहेंगे वैसा होगा। टीचर एक कुम्हार है, जैसा घड़ा बनाना चाहेगा वैसा बनेगा। तो टीचर का रोल जो है सोसाइटी और देश के निर्माण में बहुत अहम होता है। मैं मानता हूं कि टीचर का जॉब, प्रोफेसर का जॉब सबसे अच्छा होता है, टीचिंग का जॉब बहुत अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि मैं प्रोफेसर और टीचर नहीं हूं, तो आपको लाइव होकर आप लोगों को टीचर और प्रोफेसर का रोल मैं आज प्ले कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। तो कोई भी जॉब अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दादाजी की बात मेरे माइंड में आई थी और मैंने क्लास 6 से ही मैंने सोच लिया था और मैंने उसी के हिसाब से न्यूज़पेपर से लेकर सभी तैयारियां शुरू की थी। जब मैं क्लास 6 में था तो मैं 9th 10th की किताबें पढ़ा करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे सबसे आगे निकलना है तो मुझे आगे की क्लासेज की किताब पढ़नी है। बट इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे में या जो स्टूडेंट है उसमें जुनून होना चाहिए। लेकिन आप कतई भी अपने बच्चों को या आपके जो छोटे घर में भांजे भतीजे हैं उनको आप दबाव देकर किसी किताब को मत देंगे, नहीं तो उससे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और बुक से दूर जाएगा और वो डिस्ट्रक्टिव वर्क को करना शुरू करेगा। तो उसके माइंड को आप पढ़िए और उसके हिसाब से उसको गाइड करिए, क्योंकि ब्रेन में जो चीज़ें चलती है वो बिल्कुल क्लीन होता है। ब्रेन में आप जो देते हैं उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। जैसे एक और मैं दिलचस्प बातें बताता हूँ। जब एग्ज़ाम आता है, कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं, तो रात में आपको सपना आता है, आप सपने में खो जाते हैं कि आपके एग्ज़ाम छूट गए हैं, आप पहुँचे हैं, गेट बंद हो चुका है, एग्ज़ाम छूट गया है, आप डर गए। तब आपकी नींद खुली तो ओहो मैं बच गया, आज एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम था ही नहीं, तो आप घबराने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक साइनिंग है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी लगता था कि मैं एक पेपर मेरा छूट रहा है, मेंस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। तो आप, इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम और अपनी प्रिपरेशन के साथ जी रहे हैं। आप जो सोचते हैं, जीते हैं, वही आप जब रात में सोते हैं वो सपना में आता है। इसीलिए आप कभी भी इसे घबराइए नहीं, आप इसको पॉजिटिव साइनिंग मानिए कि आप एग्ज़ाम के बारे में रात में सोच के उठ जाते हैं या डर जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइनिंग है, आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है फ्रेंड्स। तो आप इसको भी आप आजमा सकते हैं। कई लोगों की समस्या जो होती है वो पढ़ते हुए बोझिल हो जाना, मन बोझिल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते आप उब जाते हैं। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब भी लगेगा कि ब्रेक जो है पढ़ाई के दरमियान 2 घंटे के बीच में एट लीस्ट 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। आप कंटिन्यू 4 घंटा मत पढ़िए, स्लॉट में करिए। अगर आपको 2 घंटा कंसंट्रेशन नहीं बनता है तो आप 1 घंटा का ही बनाइए। 1 घंटा के बाद उठिए, डाइनिंग रूम में हो या फिर बालकनी में हो, आप घूमिए। कहीं घूमने का जगह नहीं तो बैठे बैठे सोचिए क्या क्या आपने पढ़ा है, और फिर आप फिर से स्टडी करिए। और जब भी आपको स्टडी के दरमियान लगे कि नहीं मुझसे हो नहीं पा रहा है, फ्रेंड्स को कॉल मिलाइए, उनसे बातें करिए। उस फ्रेंड से जो आपके लेवल की तैयारी कर रहा है, उसी फ्रेंड से बात करिए क्या पढ़ रहे हैं।
बेटर यह होता है कि हमेशा सीनियर को प्रीफर करना चाहिए, जो सीनियर एग्ज़ाम दिए हों, मेंस दिए हों या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। वो हमेशा सक्सेस, जो कैंडिडेट्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो सक्सेस का मंत्र बताते हैं कि कैसे सक्सेस होना है। और जो असफल होते हैं कैसे असफल हो गए वो कारण बताते हैं, क्योंकि असफलता जो है हमेशा सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। और असफल लोग हमेशा बताएंगे कि पारिवारिक कारण से इस फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसे हो गया, अरे मेरे पास ये समस्या आ गई थी जिसके चलते मैं नहीं हो पाया। लेकिन सक्सेस जो इंसान होता है वो ये बताता है मुझे यह समस्या आई थी, मैंने यह फेस किया, फिर मैंने ऐसे प्रिपरेशन किए, प्रिपरेशन के दरमियान मैंने क्या क्या फॉलो किया। तो हमेशा सक्सेस कैंडिडेट से मिलिए और उनसे बातें करिए, तो आपको सक्सेस मंत्र मिलेंगे। और जो फेलर हैं उनसे मिलेंगे, फेल्योर हैं उनसे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप हमेशा डिप्रेस होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो हमेशा जो है आपका प्रिपरेशन के दरमियान जब भी आपको लगे आप वीडियो कॉल कर लीजिए, बातें कर लीजिए और फिर उनसे आप मोटिवेट हो लीजिए, फिर तैयारी करिए, क्योंकि सामने वाले को भी नीड होती है कि आपको फ्रेश हो। और फ्रेशनअप होने के लिए ज़रूरी होता है कि आप फ्रेंड से बात करिए, वीडियो कॉल करिए। व्हाट्सअप कॉलिंग में 8 लोग जुड़ सकते हैं, अलग अलग स्टेट में जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ जुड़ के अपनी बातें कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। तो एक ये मेथड ये भी हो सकता है, ये भी आपके लिए जो है सो अच्छा हो सकता है तरीका। तो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, आप टेंशन में नहीं जाएंगे, एंजाइटी में नहीं जाएंगे और प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। और जब भी आपको प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी होता है उसका भी सॉल्यूशन है। आप अपने ब्रेन के डाइट और अपने फिजिकली डाइट दोनों को चेंज करिए। जैसे आप जो खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी अच्छे खाने जो आपको पसंद है वो खाइए, और ब्रेन को जो है जो अच्छा लगता है, मूवी, म्यूजिक, संगीत या कुछ भी इंटरटेनमेंट के दूसरे माध्यम जिससे आपका ब्रेन जो है बूस्टअप होता है उसको करिएगा। ऑटोमेटिक आपके डिप्रेशन और जो एंजाइटी है धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और हर इंसान के लाइफ में यह डिप्रेशन और एंजाइटी आती है। मैं भी इसमें अछूता नहीं हूँ। अपने लाइफ में कम से कम ऐसे 10 टाइम्स मेरे लाइफ में समय आए होंगे जब मैं डिप्रेस हुआ हूँ और मैं उससे निकला हूँ। तो यह मान के चलिए कि एक बिल्कुल रेगुलर कोर्स में सबको होना है, लेकिन इससे निकलना है तभी आप आगे जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब धारा के विपरीत चल रहे हैं तो आपको आजमाया जाएगा। कई बार जैसे मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के दरमियान जो है मुझे फीवर हो गई, तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मैं घबराता नहीं था। मैं सोचता था कि अच्छा गॉड मेरे से परीक्षा ले रहे हैं, मेरे परीक्षा से पहले वो परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम के काबिल हूँ कि नहीं, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं। तो जब भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये मेरा टेस्टिंग हो रहा है, तो आप में एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाए, फीवर वीवर सब गायब हो जाता है। आप अगर एक बार सोच लेंगे तो आपको फीवर हो जाएगी। ये मेरा देखा हुआ है। आप 10 लोगों को दिन भर में बोल दीजिए, कहीं जाना हो, 10 लोग फ्रेंड को आप बोल दीजिए मेरा आज फीवर है, मैं नहीं आ सकता, आज फीवर है, नहीं आ सकता, आज फीवर है, नहीं आ सकता। 10 टाइम्स बोलने के बाद मेरा दावा है शाम तक आपको फीवर आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपके व्यवहार, आपके बोलने के तरीके से ही आपकी जो एनर्जी है उसी के हिसाब से सारा काम होता है। आप भी अपने लाइफ में कुछ भी चाहे होंगे उसको आप पाए होंगे, लेकिन चाहने का तरीका 2 होता है। एक अनमने तरीके से होता है, दूसरा होता है कि हम कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, मुझे करना है। तो पूरी यूनिवर्स की जो ताकतें हैं, यूनिवर्स के जो फोर्स हैं, उसको प्राप्त कराने के लिए प्रयास करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, आप पूरी ताकत के साथ उसको पाने की कोशिश करिए, और नहीं मिले तो मुझे मैं जब आपसे कभी मिलूँ तो आप मुझे बताइएगा। ये भी मेरा आजमाया हुआ है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं और उसके लिए पूरी की पूरी कायनात जो है प्रयास करती है और आपको दिलवाती है। और ये मेरे साथ हमेशा, मैं जो चाहा वो मैंने करता रहा और मुझे मिलता रहा है। ये होता है, और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं फिर 3 बजे आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ूंगा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, मेरे पिक्चर उसमें लगे हुए हैं, आपको इजी रहेगा। बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स मेरे नाम से और मेरे पिक्चर से बनाए गए हैं,
जहाँ मैं लाइव हो रहा हूँ वही ओरिजिनल है। बाकी लोगों ने बनाए हैं, कई लोगों ने मेरे वीडियो को कट करके अपने अपने जो छोटे मोटे कंप्यूटर स्टडी और ना जाने क्या क्या चैनल बना के रखा है और वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप मेरे बिना परमिशन के कोई भी वीडियो कहीं भी अगर आप डालते हैं तो मैं आपको साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई कर सकता हूं। इसलिए मेरे वीडियो को इधर उधर डालने, कट करने, अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी रूल्स क्या है और आप इसके हिसाब से कोई भी काम नहीं करेंगे। आप में से कोई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ऐसे लोग हैं जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं अपने चैनल के लिए और उसके हिसाब से डालते हैं। तो उन सब चैनल को डिलीट करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है सो लिख दिया है, लेकिन कार्रवाई भी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे कहने का यह कतई मतलब नहीं है कि आपको डराना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो परफेक्ट है वो परफेक्ट है और जो सही है वो सही है और सही डायरेक्शन में आपको जाना है। अब टीचर नियोजन की बात कर लेते हैं। आपके कंटिन्यू आ रहे हैं कि शिक्षक नियोजन के लेके क्या किया जाए। सबकी सांसें अटकी हुई है, कोई दिसंबर का, कोई जुलाई के अलाउ कराने की बात कर रहे हैं, कोई नए सिरे से चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि कोचिंग क्लासेस के लिए ये हमारी जो है सो जितनी जल्दी हो बहाली हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, यह तो क्लियर हो चुका है कि एनसीटी ने एक बार लिखा है तो डीएलएड को अलाउ करवाया है। यह ना सरकार के लेवल पे ना मेरे लेवल पे किसी लेवल पे कोई डिसीजन नहीं किया जा सकता है कि उसको लेना है या नहीं लेना है। एनसीटी डिसाइड करती है। एचआरडी मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था लेटर, उस मेरे लेटर का, तो ये मेरे हाथ में नहीं है फ्रेंड्स कि मैं अपने हिसाब से उसको कर सकता हूँ। तो आप कतई ये ना माने कि मेरे द्वारा डिसाइड हो रहा है। क्या होगा इसके बारे में हम आपको बुधवार को, किस समय आपसे जुड़ेंगे वो हम आपको बताएंगे। इवनिंग का टाइम होगा। बुधवार को डिटेल्स आपके शिक्षक नियोजन के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बताएंगे। कहीं भी आपको दूसरे जगह से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज़ छप रहे हैं वो विदाउट कंसेंट छपते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे डिसाइड एक बार हो जाए फिर हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन डीएलएड जो है वो आप ये मान के चलिए अलाउ हो चुका है, क्योंकि डीएलएड को एनसीटी ने मान लिया है तो एनसीटी ने मान लिया है, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य का प्रश्न है। अब यह मैटर आता है कि दिसंबर वाले को भी अलाउ कराना है कि नहीं, लेकिन चूँकि वैकेंसीज पुरानी है तो एक गवर्नमेंट लेवल पे हमने लीगल में भेजा है और जैसे ही वहाँ से डिसाइड होता है देन फिर फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। बुधवार को अपडेट हम करेंगे। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए और उसको फॉलो करिए, तो हम आपको बुधवार को फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और टीचर्स के अलग से बताएंगे। इसके अलावा अगर बीपीएससी का है तो बीपीएससी के लिए अलग से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अलग से सेशन दीजिए, तो बीपीएससी के लिए भी अलग से सेशन देंगे। और अभी जो 3 बजे से मेरा लाइव होना है यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपके क्वेश्चंस कुछ छूट गए हैं, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन हमेशा ये सोचना है कि नियोजन का जो भी चीज़ है, जितने भी मेरिट्स बने हैं, वो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, उन लोगों का तो होना है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं अंतर आ सकता है, लेकिन जिन लोगों का मेरिट है और जो लोग हैं वो मेरिट में कहीं भी हमारी कोशिश यह होगी कि बिफोर इलेक्शन जो है इसको पूरा करा लिया जाए, ताकि किसी तरह के आपको जो लाखों स्टूडेंट्स का जो आशा है उसको हम पूरा कर सकें। और मेरी हमेशा पॉजिटिव कोशिश रही है, मेरा पॉजिटिव हमेशा रिस्पॉन्स रहा है। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि आप लोगों को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करूं और हर फ्रंट पे हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स 3 बजे फिर से मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा बुधवार को स्पेशल नियोजन को लेकर। उससे पहले बीपीएससी को लेकर मैं जुड़ूंगा और अभी 3 बजे फिर से मैं आपको यूट्यूब चैनल पे आपसे रूबरू होऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी है और क्या डायरेक्शन होना चाहिए। बुक के लिस्ट सहित तमाम तरह के आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको हम आपको बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी क्वेश्चन है आप हमको दीजिए, आपको हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे।